तो आइए दोस्तों पार्ट 2 शुरू करते हैं। अभी तक हमने देखा कि रमेश अपने कश्मीर के घर गया और वहाँ वो कुछ बदला बदला से व्यवहार कर रहा था। आइए आगे चलते हैं। तो उस हुक्के को लेकर बाप बेटे आए दिन हाय तौबा मचा रखी थी। जितना ही भाईजान लालाजी को तंबाकू पीने से रोकते थे उतना ही वे ज्यादा पीने लगते। शीला भी उस हुक्के को लेकर दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहती थी, मगर दोनों की एक न चलती। तंबाकू की गंध सारे क्वार्टर में सुबह शाम तैरा कर यह गंध लालाजी की मौजूदगी और उसके शासन का आभास कराती। इसका श्रेय लालाजी की पत्नी शोभावती को भी जाता है, जो निष्ठा पूर्वक अपने पति की सेवा करती है और उसकी सुख सुविधा का ध्यान रखती। इसलिए हुक्का स्टूल पर विराजित रहता और लालाजी दीवान पर। लालाजी के इस कमरे में शोभावती हर रोज शिव के कैलेंडर के सामने बैठकर अपने इष्ट देव का आह्वान करती, पर वह आज घर में नजर क्यों नहीं आ रही। हो सकता है मार्केट गई हो, लेकिन बाजार जाने की तो उसकी कभी आदत ही नहीं रही। घर में भी तो नहीं लगती। घर में होती तो व्यग्र हो इस समय या तो मेरा माथा चूम रही होती या मुझे बहुत बड़ा आदमी बनने की दुआएं देती। अंकल जी, आपने चाय नहीं पी? सामने बेबी खड़ी थी। जी आप चाय पी ले, पापा अभी आते ही होंगे। पर वह है कहाँ? दूसरे कमरे में दादाजी के पास। इसके पश्चात लड़की ने क्या कुछ कहा वह सब रमेश ने सुना ही नहीं। बिना विलम्ब लॉबी को पार करता हुआ वह सामने के बेडरूम की ओर लपका। बेडरूम में पहुंचते ही उसके पैरों की गति अवरुद्ध हो गई। देखा तो उसकी चहेती मौसी निस्पंद किसी प्राण रहित पक्षी जैसी रोगाशय पर पड़ी हैं। ग्लूकोज की बोतल स्टैंड से लटक रही थी। शोभावती के जर्जर जीर्ण अवस्था में पड़े रहते साफ मालूम हो रहा था कि उसे अब तक कई ट्रिप लग चुके हैं। क्या वह वही मौसी है जो बारामूला के गांव में साल भर का धान अकेली कूटती थी और थकने का नाम तक नहीं लेती थी? कड़ाके की ठंड में बर्फीली सड़कों पर मीलों का सफर पैदल तय करती थी। रमेश को लगा कि वह अब सुन्न होता जा रहा है और पसीने से तरबतर उसकी काया कांपने लगी है। रमेश की वृत्ति का अनुमान करते हुए भाईजान ने तुरंत उसे कुर्सी दी और उसे बैठने को कहा। अनमना सा झेपते हुए रमेश बैठा, मगर शोभावती के चेहरे को एकटक निहारता रहा। उसकी मौसी के माथे पर आज न तो चंदन का तिलक ही था और न ही गले में लद्दाख की मोतियों की माला। बेसुध सी पड़ी वह वृद्धा काश कुछ बोलती। इसकी कभी न खत्म होने वाली बातें विस्मृति में तो नहीं खो सकती। अरे रमेश, न जाने यूनिवर्सिटी में क्या करता है, जल्दी से पढ़ाई खत्म कर। मेरी अच्छी भाभी मौसी, तुम यह क्यों नहीं समझती कि कोर्स अपने समय पर ही पूरा होता है और इम्तिहान भी किसी कायदे कानून के तहत होते हैं। वो तो ठीक है, पर देख लालाजी भी अभी सर्विस में है। कल को वह रिटायर हो गए तो किसको तुम्हारी नौकरी की बात करूंगी। पेंशन पर जाने के बाद भला किसी मुलाजिम की पूछ होती है? रमेश ने पास बैठे अपने मौसेरे भाई से उपचार आदि के बारे में एक भी बात नहीं पूछी। वह भी इसकी मनोदशा से अनभिज्ञ नहीं था। वह जानता था कि रमेश की मां की असमय मृत्यु के बाद उसकी मां ने ही रमेश को पाला पोसा था। वह जानता था कि रमेश को किसी सफलता पर उसकी मां कैसे उत्साह और उन्माद में चूमने लगती थी, मानो उसकी कोई बरसों की साथ पूरी हुई हो। जब रमेश एमए पास करने की खबर लेकर आया था तब भी ऐसा ही हुआ था। मृदुल नेहा अविराम बरसने लगी थी। लालाजी अपनी पत्नी के स्वभाव और ममत्व की भावना को समझते थे। उन्होंने कुछ ही दिनों में रमेश की नियुक्ति एक एक्सपोर्ट हाउस में करवाई थी, जबकि उनका अपना बेटा बालकृष्ण अभी भी रोजगार दफ्तर के चक्कर काट रहा था। अपनी मां को रमेश के प्रात अनुराम देख बालकृष्ण उन दिनों अपने मौसेरे भाई से ईर्ष्या करता था, क्योंकि मां की ममता और स्नेह जो उसे मिलना चाहिए था वह रमेश को नसीब हो रहा था। रमेश उठ खड़ा हुआ और अपनी मौसी माँ के सिरहाने जा बैठा। बिस्तर पर पड़ी बेसुध जान के माथे को सहलाने के उद्देश्य से छुआ कि पूरे शरीर में कपकपी दौड़ गई। मन और प्राण को झकझोरने वाला यह कैसा उद्वेग था। उसे बोर्ड रूम, होटल का कमरा, मौसी माँ का दुलार और फिर यह खामोश बेडरूम क्षणिक दृश्यों की तरह एक स्थिति से निकाल दूसरी अवस्था में ले जाते रहे। निशब्दता के उन क्षणों में रिक्तता का आभास बढ़ने लगा। वह बेचैन होने लगा। इस शहर में आए उसे 3 महीने हो गए थे, पर क्या 90 से ज्यादा दिनों की अवधि में 15 मिनट निकाल पाना कठिन था। इन बूढ़ी आंखों ने कितना खोजा होगा। क्या ये आंखें रमेश को फिर से देख पाएंगी? प्रश्नों का सिलसिला और यह खामोशी निशब्द रमेश पर उठ खड़ा हुआ। हालांकि उसके माथे पर चिंता की रेखाएं साफ नजर आ रही थी, पर वह एकदम से क्यों चलने लगा यह उसका भाईजान समझ न सका।
कुछ पूछे या ना पूछे, इसी उधेड़बुन में रमेश के साथ चलते चलते उसका मौसेरा भाई भी क्वार्टर के दरवाजे तक आ गया। रमेश रुका और उसने जेब से अपना विजिटिंग कार्ड निकाला। उस पर कोई फोन नंबर लिखने लगा। अब तक बेबी, शीला और पप्पू भी वहाँ आ चुके थे। शीला कुछ कहने लगी, शायद यह कि रमेश को रात के खाने के बाद ही जाने देना चाहिए, लेकिन भाईजान के संकेत ने उसे चुप कराया। रमेश ने अपना फोन नंबर फिर दोहराया। भाईजान ने कार्ड को संभालते हुए अपने बटुए में रखा और दोनों गले मिले। दृढ़ता से बड़े भाई ने छोटे भाई का हाथ पकड़ा और कुछ कहे बिना ही सब कुछ कहते हुए विदा करने लगा। बालकृष्ण के परिवार से रुखसत होकर रमेश बाहर लॉन की तरफ चल पड़ा। अंधेरा गहराने लगा था। अब कहीं कोई बच्चा नजर नहीं आ रहा था। रमेश को देखते ही सोफर के बदन में फिर से फुर्ती आई। उसने कार का दरवाजा खोला और अपने साहब की हाजिरी बजाने लगा। रमेश कार के पास आया, लेकिन उसमें बैठा नहीं। सर, आपको लेने कब आऊं? मैं अपने आप आऊंगा, लेकिन सर अभी तो आपको कई जगह जाना होगा। अब कहीं नहीं जाना, जाओ गाड़ी होटल ले जाओ। अच्छा सर। ड्राइवर कार ले गया। रमेश ने क्वार्टर को एक बार फिर देखा और आगे बढ़ने लगा। स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी। मौसम में नमी और दूर दूर तक चुप्पी। खाली सड़क पर रमेश के कदमों की आहट तीव्र होती गई। उसने अपनी टाई की नॉट ढीली की, कमीज के ऊपरी 2 बटन भी खोल दिए। फुटपाथ पर बैठे किसी भिखारी ने आवाज लगाई। रमेश ने कनखियों से उसे देखा और चलता रहा। कोट का बटन खोला, जेब से रुमाल निकालकर माथे को पोंछने लगा। हवा कुछ तेज बहने लगी। हाथ का रुमाल एक झोंके के साथ किसी झाड़ी में उलझ गया। उस तरफ कोई ध्यान दिए बिना ही रमेश बढ़ता रहा। उसे अपनी प्रतिष्ठा, अपना पद सब बेमानी लग रहा था। बिना किसी लक्ष्य के वह चलता रहा। अब वह बाहर हाईवे पर आ गया था। लंबा चौड़ा राजमार्ग, बेमकसद मंजिलें। उसने बाएं देखा न दाएं, बस अपनी सीध में चलता रहा, न जाने कब तक। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो